हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और स्पेशली वे सभी स्टूडेंट्स जो कि एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में एमपीएससी ज़ीरो MPSE 008 का विषय है भारत में राज्य राजनीति। ये बुक का नाम है और यूनिट नंबर 4 की आज हम थर्ड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो कि संघ और राज्य के संबंध के ऊपर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है क्योंकि एग्जाम में बार बार इस यूनिट से आपके क्वेश्चन आता है। तो अब तक हमने 2 वीडियोस इसी यूनिट के ऊपर अपलोड कर दिया है। एक तो इस पूरे के पूरे यूनिट के इंट्रोडक्शन और दूसरा हमने इसी के अंदर जो संघ है उसकी शक्तियों के बारे में बात करी थी। अब हम दोनों के संबंधों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको ढेर सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास में सिर्फ 2 घंटे का समय होता है एग्ज़ाम में लिखने का और 2 घंटे के अंदर आप लोगों को लिमिटेड शीट्स भी दी जाती है। तो आप लोगों के पास में दायरा कम है लिखने का, लेकिन आप लोगों की इतनी स्पीड और इतनी कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप आंसर अच्छा लिख सके। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इस तरीके से अंडरलाइन कर दिए। अगर आपके पास बुक्स हो तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे भारत और जो भारत के अंदर की बात करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पर चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं संघ और राज्य के संबंध दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, जिस भी देश के अंदर या जिस भी स्थान पर संघवाद की शासन व्यवस्था है वहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। यही कंसेप्शनल सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है कि भाई राज्य और संघ का बीच में जो संबंध है वो किसी ना किसी, जिस भी देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर भी संघवाद है वहाँ पर ज़रूर किसी न किसी, चाहे लिखित या अलिखित संविधान होगा। और लिखित संविधान ज़्यादा होना अनिवार्य है और लिखित संविधान के अंदर में जो शक्तियाँ हैं उनका निर्धारण बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है ताकि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट या फिर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। तो भाई संविधान के अंदर राज्य और संघ के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो भाई भारत के संदर्भ में शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर किया गया है। चलिए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को पहली बात हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपकी MPSC 008 इग्नू की ये बुक है, इसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है तो भाई आपके यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 246 में इसमें डायरेक्टली 3 सूचियों की बात हुई है। सबसे पहला अगर हम बात करें संघ सूची या फिर जिसे हम केंद्र सूची भी बोलते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल से बात यह है कि भैया इस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरी सूची वे सूची है जो कि राज्य सूची है, इसे दूसरे नंबर पे सूची पे डाला गया है, इस पे राज्य स्तर की सरकारें कानून बनाती है। और तीसरी सूची वे सूची है जो समवर्ती सूची है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अब यहाँ पर ये आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के संदर्भ में भी, तो यहाँ पर क्या किस हद तक किया गया है, किस हद तक नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरलाइन मैंने आप लोगों के लिए की है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर बस ये याद रखना है और आपको ये भी लिखना है कि भाई जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, बना भी सकते हैं। बट यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर एक विषय के ऊपर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया है तो वो कानून अगर एक ही विषय से संबंधित है तो भाई वो केंद्र का माना जाएगा, क्योंकि केंद्र अधिक बलशाली है, केंद्र अधिक ताकतवर है, तो केंद्र का कानून माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कानून ऐसा है जो कि संविधान के अनुरूप ठीक नहीं है लेकिन राज्य सरकार ने बना लिया है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो भाई राज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार उस पर होल्ड करवा सकती है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनता है उसी स्तर पे आपने 11वीं क्लास में ये ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा कि कानून किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को अगर सेपरेट वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसमें हम बात करने वाले हैं। तो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि भाई किस किस विषय पर कौन कौन सी सरकारें कानून बना सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आणविक ऊर्जा यानी जो एटॉमिक बॉम्ब है, या फिर आपके युद्ध के मामलों पर, विदेशी मामलों पर, है ना, रक्षा के मामलों पर, नागरिकता के मामलों पर, किसी के निष्कासन के मामलों पर, तीर्थ यात्रा यानी हज, रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नौ परिवहन, बंदरगाह, वायु
दूरसंचार, बैंकिंग, इन सब, बीमा, ये सब इतने सारे विषय हैं, उन सब पर अगर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लेकर भी अगर हम बात करें तो ये अधिकार भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास ही ज़्यादा में दिखाई पड़ता है। करों की वृद्धि, करों की दर में घटाना बढ़ाना, किसी राज्य की सीमाओं का घटाना बढ़ाना, तो ये भी केंद्र पे ही, जहाँ तक संसद पे ही निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे वे बातें जो कि राज्य सरकार पर बलशाली बनाती है, राज्य सरकार जिस पर कानून बना सकती है। तो भाई ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे उच्च जो न्यायालय, हाई कोर्ट है, उससे उसके पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में बात करें, या फिर स्थानीय शासन से जुड़े हुए कानून की बात करें, स्वच्छता के ऊपर बात करें, है ना, या फिर देश के अंदर की तीर्थ की बात करें, देश के बाहर की नहीं, देश के अंदर की तीर्थ की बात करें, शवाधान से संबंधित कोई कानून है ना, या फिर मुर्दाघर, पुस्तकालय, संग्रहालय, इससे संबंधित कोई कानून है, या फिर राज्य स्तर की हाईवे है, कोई पुल है, या फिर देश के राज्य के अंदर के संचार की बात है, या राज्य के अंदर की ही पुलिस व्यवस्था की बात है, तो इन सब से जुड़े हुए कानून बना सकती है। इसके अलावा तालाब हो गए, मवेशी हो गए, इन सब से जुड़े हुए कानून ये बना सकती है। नाउ हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, संसद की असाधारण शक्तियाँ। अब संसद की कुछ असाधारण शक्तियाँ भी हैं जो दोनों के संबंधों को दर्शाती है। आप सभी को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो अगर हम बात करें कानून बनाने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर संसद को है। अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो तो 6 महीने का एक ऐसा कानून राष्ट्रपति बना सकता है जो कि अध्यादेश के रूप में कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा वो जो भी राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाएगा वो निरस्त कर दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई जो भी संसद की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर कुछ हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जरा हम यहाँ पर डीप से बात कर लेते हैं। चलिए, जैसे भारतीय संसद के अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार ये बात कहा गया है कि भाई संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। उसमें उच्च सदन राज्यसभा 2/3 बहुमत से उस विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। देखो यहाँ पर बताया गया डायरेक्टली कि कोई भी एक ऐसा विषय है जो कि राज्य सूची में आता है बट संसद के अंतर्गत 2/3 बहुमत के आधार पर अगर हम उसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दे तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक बात ये भी याद रखना। इसके अलावा अनुच्छेद 250 में ये बात कहा गया डायरेक्टली कहा गया है कि भाई संसद जो है, संसद के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है कि वो देश के अंदर आपातकाल लगाने की घोषणा, प्रधानमंत्री जब भी आपातकाल लगाने की घोषणा करेगा तो उससे पहले वो लिखित रूप में मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ में संसद के अंदर एक पत्र देगा और इसके बाद ही ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 252 इसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि भैया संविधान के अनुच्छेद 252 में अगर देश में आंतरिक गड़बड़ी है, देश की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही, तो भाई इस आधार पर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी लगाया था आपातकाल, तो भाई इस ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? आपातकाल लगाया जा सकता है। परंतु दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 356 और 358, इन दोनों के तहत भी आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु एक बाहरी आक्रमण के संदर्भ में और दूसरा आर्थिक संकट के संदर्भ में। तो भाई यही पॉइंट है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कि भाई इसमें आपसे एक पूछा गया है राज्यपाल की भूमिका। इस पर बार बार ही आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स रह गए जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा भी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो या आप लोगों को लग रहा हो कि भाई और भी लोगों की हेल्प हो सकती है तो आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोगों के पास में हो सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डाउट्स रहें, तो आप अपने डाउट्स जो भी है आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी जितनी भी क्वेरीज है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमें सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी क्वेरीज वहाँ भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों से जैसे भी हमें टाइम मिलेगा आपसे कंसल्ट ज़रूर किया जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।